दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी के पास प्रचार के लिए अभी 2 दिन का पूरा वक्त बचा है। कह सकते हैं आप 48 घंटे पूरे हैं जब बीजेपी नहीं तमाम पार्टियां प्रचार कर सकती हैं, क्योंकि वोटिंग 5 तारीख को होनी है। 4 तारीख को ये प्रचार खत्म होगा। आज का दिन था, कल का दिन था, परसों का दिन था, लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब पब्लिक प्रधानमंत्री मोदी को हरियाणा में ढूंढ रही है तो पीएम झारखंड में क्या कर रहे हैं। खैर छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही पैकअप कर लिया हरियाणा से, तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज झारखंड में चुनावी सभा का शंखनाद कर दिया। आप कह सकते हैं कि जिस राज्य में चुनावी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, वहां जोर शोर से पीएम ने अपनी रैली की शुरुआत की, अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और कुछ इस तरह से एंट्री ली। प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री एकदम हीरो टाइप थी। पीएम गाड़ी की छत पर बैठे हुए थे और इनके राइट में, लेफ्ट में पब्लिक थी और पब्लिक मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। और नेता को यही सब अच्छा लगता है दोस्तों, भीड़ हो, भीड़ में नेता के नारे लगें, नेता को यही सब ऊर्जा देता है। ऐसा नहीं कि केवल मोदी जी को ये पसंद है, हर नेता को पब्लिक पसंद आती है, क्योंकि पब्लिक से ही तो नेता है। और यही सब देखकर मोदी जी खुश हो रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने भाषण में जो बातें बोली वो सुनकर मैं बड़ी हैरान हूँ दोस्तों। ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं क्या, या अपनी गलतियां गिना रहे हैं क्या। वैसे हरियाणा में लोगों को उनसे शिकायत थी कि मुद्दों पर नहीं बोलते, लेकिन झारखंड पे जब मुद्दों पर बोले तो ऐसा लगा जैसे अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री दोस्तों रैली में जो भीड़ आई हुई थी उनको देखकर बहुत खुश थे। काफी मुंडियां पीएम के आगे दिख रही थी मोदी जी को। तो ये शब्द मेरे नहीं है, नहीं, ये जो मुंडी शब्द मैंने बोला ये मोदी जी ने ही बोला है। अभी आप सुन लीजिएगा तो देखिएगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और कुछ की केवल मुंडी मुझे दिख रही है। तो कम से कम प्रधानमंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग जो कह रहे हैं कि हरियाणा में उनकी रैलीज फ्लॉप रही, पहली रैली में 5,000 लोग भी नहीं आए, दूसरी रैली में 10,000 लोग बड़ी मुश्किल से जुट पाए और तीसरी रैली में कुर्सियाँ ही बता रहे हैं कि 20,000 के आसपास लगी थी। तो वो देख लें कि मेरी रैली में कितनी मुंडियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन आज मैंने कहा कि मैं हर एक के बीच में जाकर के सबके दर्शन करके आऊंगा, तो मुझे अभी आपके दर्शन के लिए बीच में आने का अवसर मिला। लेकिन उसके बावजूद भी पीछे हजारों लोग छूट गए, जिनको मैं भी नहीं देख पाया, वो भी नहीं देख पाए, और यहां से मुझे उनके मुंडे दिखते हैं सारे। मैं उन सबकी क्षमा मांगता हूं कि मैं आप तक आने के बाद भी आप तक नहीं पहुंच पाया। वैसे तो इसके बाद दोस्तों पीएम ने बहुत से मुद्दों को लेकर झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को निशाने पर लिया, क्योंकि तीनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन को लेकर बातचीत काफी आगे भी बढ़ गई है। क्योंकि दोस्तों हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए, दोबारा सीएम बने, तो कई बार वो राहुल गांधी से मिल चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द झारखंड को लेकर गठबंधन सील हो जाएगा। तो क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो यहाँ पर पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी ने जबरदस्त तरीके से जेएमएम और इंडिया गठबंधन की सरकार को कोसा। तो कोसते कोसते कैसे मोदी जी बड़ी गलती कर गए ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम बोलेगा एटलीस्ट, वो सुनिए। लाखों रुपये में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये पैसा उनके मालिकों तक ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। मेरे नौजवान मित्र आज बहुत बड़ी मात्रा में यहां आए। पेपर लीक ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है। दोस्तों सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री कम से कम पेपर लीक के मुद्दे पर बोल रहे हैं। और मैं तो ये भी मानती हूँ कि झारखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर बोलें तो भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम मोदी जी को इतना तो एहसास हुआ कि पेपर लीक इस देश की एक भीषण समस्या है। और अब जब झारखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी बोल ही गए दोस्तों, तो मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री इस आर्टिकल को जरूर देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया और मीडिया में काफ़ी खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं। वो खुद ही बता रहे थे इस भाषण में कि वो टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में क्या क्या देखते हैं झारखंड को लेकर। तो क्या न्यूज़ चैनल्स में इस तरह की खबरें नहीं देखते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री के पीएम बनने के बाद, यानी कि केवल 7 सालों में दोस्तों, केवल इन 7 सालों में देश भर में 70
पेपर लीक हुए हैं, 70 पेपर, और 1,70,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मतलब आप कह सकते हैं 1,70,00,000 बच्चे अलग अलग पेपर्स में प्रभावित हुए हैं। और दोस्तों ये उन राज्यों में भी है जहां पर डबल इंजन की सरकार है। दोस्तों देखिए इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि वो राज्य जहां न जाने दशकों से डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में 14 पेपर लीक हो चुके हैं 7 सालों में। मोदी जी के गुजरात में 7 सालों में 14 पेपर लीक हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जहां मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, 2017 से 2024 कम से कम 9 पेपर लीक हो चुके हैं। इसके अलावा इसी आर्टिकल में लिखा है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, हर जगह पेपर लीक की संभावनाएं और पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिली हैं। यहां मैं कतई नहीं कह रही हूं कि केवल बीजेपी सरकारों के पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक हर राज्य में हो रहे हैं। पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है, एक ऐसी समस्या दोस्तों जिसको प्रधानमंत्री को एड्रेस करना चाहिए। और अगर अब प्रधानमंत्री झारखंड में पेपर लीक को एड्रेस कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी, और मैं ही नहीं ऐसे तमाम छात्र चाहेंगे, तो कि प्लीज कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसको लेकर इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम पेपर लीक ना हो और वक्त पर ना केवल पेपर हो जाएं बल्कि जो नियुक्तियां निकलती हैं उनको भी जल्द से जल्द भर दिया जाए। पेपर्स या फिर सरकारी भर्तियां जो हैं वो पंचवर्षीय योजना न बने। पहले तो भर्तियां नहीं निकलती, भर्तियां हो जाए तो पेपर नहीं होते, पेपर हो जाए तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक ना हो तो उसके बाद नौकरियां नहीं मिलती, मतलब ऑफर लेटर मिल जाते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। मैं तो ये कहूँगी दोस्तों, पीएम ने अब पेपर लीक के मुद्दे पर बात की ही है तो प्लीज इस बात को समझे कि ये एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको प्रधानमंत्री ही हैंडल कर सकते हैं। पीएम तो एक फोन पर वो रुकवा देते हैं तो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं क्या देश भर में? और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक और मुद्दे पर जिक्र किया, झारखंड में बदलती आबादी के प्रारूप को। इसे लेकर अमित शाह भी इससे पहले कुछ बयान दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जुबान से अगर ये बात निकलती है तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिक्र किया है। संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी, घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड में ये बदलाव आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? घुसपैठिए यहां की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? साथियों, आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में ये बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। जो यहां के गांव के इंसान को दिखता है वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। हालात ये है, हाईकोर्ट इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है, लेकिन जेएमएम सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने के घुसपैठ से इंकार कर देती है। दोस्तों 20 सितंबर को अमित शाह भी झारखंड में आए थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। और आज भी प्रधानमंत्री ने घुसपैठिए शब्द के आगे बांग्लादेशी घुसपैठिए शब्दों का इस्तेमाल किया। उस वक्त जब अमित शाह ने बात बोली थी दोस्तों, तो मैंने भी आपको खबर दिखाई थी कि बांग्लादेश
कि विदेश मंत्रालय ने इस पूरे के पूरे मसले पर आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ओर से पड़ोसी देशों के नागरिकों पर की गई ऐसी टिप्पणियों से आपसी सम्मान और समझ की भावना कमजोर होती है। और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जाहिर की थी। दोस्तों, बांग्लादेश में क्या हालात हैं आप जानते हैं, सब जानते हैं। बांग्लादेश के शेख हसीना किस तरह से 45 मिनट के अंदर भागकर अपना देश छोड़कर भारत में अभी भी छिपी हुई हैं। भारत में उनको पनाह मिली हुई है, कोई और देश उनको लेने को राजी नहीं है। बांग्लादेश में जो सरकार बन रही है उस सरकार में भारत के स्टेक्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो है ही बांग्लादेश। इसके अलावा बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र है। बांग्लादेश के साथ हमारे पाकिस्तान जैसे संबंध नहीं है, ना ही बांग्लादेश से हमारे श्रीलंका जैसे संबंध है। अरे बांग्लादेश तो हमने बनाया है, बांग्लादेश देश ही हमने बनाया है पाकिस्तान के टुकड़े करके। दोस्तों, भारत में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मोदी जी पीएम रहे हो या मनमोहन सिंह, बांग्लादेश से हमारे संबंध हमेशा मधुर रहे हैं। इनफैक्ट शेख हसीना जब बांग्लादेश की पीएम थी तब तो मोदी जी भी वहां गए और शेख हसीना भी यहाँ पर कई बार आई हैं। और उसके बाद शेख हसीना का वहाँ सत्ता से बेदखल होना, वहाँ नई सरकार का गठन होना, नई सरकार में वैसे ही वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर काफ़ी हमले हुए हैं, जिसको लेकर भारत सरकार ने अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम एक ऐसा देश जहां एक बिल्कुल नई सरकार बन रही है, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे स्टेक्स वहां दांव पर हैं। दोस्तों, फिर ऐसे में क्या प्रधानमंत्री को इस तरह की बात बोलनी ठीक है? जब अमित शाह की बात पर आपत्ति जाहिर कर चुका है बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय, तो फिर प्रधानमंत्री इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं? और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यहाँ एक नारा भी दे दिया जो झारखंड में बीजेपी का आने वाले चुनाव में नारा बनने वाला है कि बेटी बचाने, रोटी बचाने और माटी बचाने के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी लड़ेगी। मोदी जी ने नारा दिया, बेटी बचानी है हमको, रोटी बचानी है हमको और हमको माटी बचानी है। अच्छी बात है दोस्तों, झारखंड में अगर मोदी जी इस नारे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो, और बेटी बचाने की अगर वो बात कर रहे हैं, घर की बेटियों की सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो जाता है कि हरियाणा में चुनाव हुए और राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई, हिमाचल में चुनाव हुए तो राम रहीम को पैरोल मिल गई, जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि राम रहीम किन आरोपों के तहत जेल में है। वो आरोपी नहीं है, वो बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी है, वो सजा याफ्ता है, वो सजा काट रहा है। उसके बावजूद भी उसको आए दिन पैरोल मिलती है, आए दिन। और सोनम वांगचुक को जो पैदल 130-120 अपने यात्रियों के साथ अपने पैरों में छाले लेकर, अपने आप को कष्ट देकर लद्दाख में पर्यावरण बचाने की मुहिम के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़कर दिल्ली में आने की जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है, और राम रहीम को पैरोल मिल रही है, और प्रधानमंत्री झारखंड में बेटी बचाने का नारा दे रहे हैं। कितनी अजीब सी स्थिति है ना दोस्तों। आप प्रधानमंत्री की इस हीरो टाइप एंट्री और उसके बाद इस तरह के भाषण पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।